हेलो थिंकर्स, स्वागत है आपका पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में। इस सीरीज में हम पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अभी तक हमने जाना है 1773 की एक्ट से 1853 तक, यहाँ तक हम डिटेल में जान चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 1858 का एक्ट। इस अधिनियम को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि बैकग्राउंड में क्या सिचुएशन रही थी जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे एक्ट लाए गए थे। दरअसल 1857 के रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ चुका था कि भारतीयों पर शासन उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। अगर भारतीयों पर शासन करना है तो भारतीयों को साथ में लेकर ही कर सकते। इसी को नजर रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए कुछ एक्ट लेके आए थे। इस एक्ट की सीरीज 1857 से स्टार्ट होती है और 1947 तक चलती है। तो पहला एक्ट लेके आए थे सुधार की दृष्टि से, वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को इंडिया में गुड गवर्नेंस की स्थापना करने के लिए, इंडिया में गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग इस एक्ट के बाद में धीरे धीरे इंडिया में गुड गवर्नेंस स्थापित की जाएगी। तो चलिए इस अधिनियम की विशेषता देखते हैं, क्या फीचर थे इस अधिनियम। सबसे पहले इस अधिनियम में जो अभी तक चला आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, परंतु इस अधिनियम के बाद कंपनी का शासन हटाकर सीधा शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। अब ब्रिटिश क्राउन के तहत ही भारत में शासन किया जा रहा था। गवर्नर जनरल था, उसका पद का नाम चेंज करके वॉइसरॉय कर दिया। इससे पहले गवर्नर जनरल था, पहले गवर्नर था, फिर चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। आपने होगा 1773 का एक्ट है, आपको याद होगा, वहाँ पे गवर्नर जनरल कर दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे कर दिया। फिर 1883 का एक्ट है, वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। बट यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उस पद का नाम अब वॉइसरॉय कर दिया था। यहाँ से वॉइसरॉय स्टार्ट हो। तो फर्स्ट वॉइसरॉय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। आपको 3 चीज याद करने को बोला था। फर्स्ट वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेटिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। 3 चीजें याद है। फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बैटिंग, और वॉइसरॉय कैनिंग। याद रह जाएगा आपको। चलते हैं इसके दूसरे फीचर की। इसका दूसरा फीचर था कि इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको याद होगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या करते थे, भारत पे जो भी गतिविधियां होती थी कंपनी की उसे रेगुलेट करने का काम करते थे। इस एक्ट में था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसको पूर्ण खत्म कर दिया गया। ये जो द्विज प्रणाली थी, ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम था, इसे समाप्त कर दिया गया। अब इसकी जगह एक नए पद की, एक नई पोस्ट को बनाया गया, नई पोस्ट की सृजन किया गया, जिसका नाम था भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव है, इसके पास में भारत की ओर से पूरी पावर होगी, मतलब वो भारत में पूरी पावर के साथ काम करेगा। उसके पास में संपूर्ण नियंत्रण होगा, इंडिया की ओर से संपूर्ण नियंत्रण इसके पास में। ये सचिव था, वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, और ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होने के नाते वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल भी था, अकाउंटेबल भी था। ब्रिटिश काउंसिल इससे कुछ भी क्वेश्चन कर सकती थी, इससे काम भी करवा सकती किसी भी। अब ये फीचर के साथ साथ इसकी हेल्प के लिए, जो भारत सचिव था, इसकी हेल्प के लिए 15 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 15 मेंबर की एग्जीक्यूटिव नहीं, 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाएगी, जिसमें 15 मेंबर होंगे, और ये काउंसिल है वो हेल्प करेगी। ये एक एडवाइजरी काउंसिल होगी, ठीक है, जो हेल्प करेगी किसकी, ब्रिटिश जो भारत सचिव बने थे ना, भारत की ओर से सचिव बने थे, तो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे और भारत के सचिव थे, और भारत में सारी देखरेख वही करते थे। उसकी हेल्प करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी, जिसके मेंबर कितने थे, 15 मेंबर थे, ठीक है, और इस कमेटी के अध्यक्ष भी भारत सचिव को बनाया गया था। ये एक निगमित निकाय थी जो ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, भारत की ओर से इंग्लैंड में केस वगैरह कोई लड़ना था तो इसी के द्वारा लड़ा जाएगा। इसे गुड गवर्नेंस के लिए लाया गया था, बट इसका इतना इफेक्ट रहा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे ये भी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें जो प्रोविजन थे उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं भारतीयों पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट और एक्ट। इस एक्ट की श्रृंखला में इंडियन काउंसिल एक्ट इसे कहा जाता है। इसकी श्रृंखला में 1861 का एक्ट है, फिर 1892 का एक्ट है, और 1909 का एक्ट है। इस प्रकार 3 एक्ट लाए गए, ठीक है। तो पहले जानेंगे 1861 का इंडियन काउंसिल अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसकी थोड़े फीचर देख लेते हैं, प्रोविजन देख लेते हैं, क्या क्या इसके प्रोविजन। इस अधिनियम में इससे पहले क्या होता था, जो लॉ बनाए जाते थे उसमें इंडियन को शामिल नहीं किया जाता था। बट इसके बाद क्या हुआ, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, लॉ बनाने का प्रोसेस है, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। और जो वॉइसरॉय की परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वॉइसरॉय की, उसमें नॉन गवर्नमेंट के मेंबर के रूप में, जो गैर सरकारी हो,
जो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को भी नॉमिनेट किया गया था। ये 3 भारतीय कौन कौन से थे? इसमें पटियाला के महाराज थे, बनारस के राजा थे और सरदिनकर राव थे। ये चीज याद रखना, 3 भारतीयों को वायसरॉय की काउंसिल में कब शामिल किया गया था? गैर सरकारी सदस्य के रूप में। तो इनको शामिल किया गया था 1861 के एक्ट में, और शामिल करने की जो डेट है वो था 1862। 3 भारतीय थे कौन कौन से? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव। इसको नॉमिनेट किया गया था। समझ में आ गई? इसके साथ साथ थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन का भी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? पहले देखो आप 1773 के एक्ट से देखोगे ना, तो धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन की ओर जा रही थी। कैसे? सारी पावर, पहले बंगाल, मुंबई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी थी। बंगाल प्रेसिडेंसी को सुपीरियर बनाया गया और मद्रास और बॉम्बे को उसके अधीन कर दिया गया। तो ये सेंट्रलाइजेशन हो गया। फिर गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा पावर दी गई थी, और आपने देखा होगा कि 1833 का एक्ट, 1833 का एक्ट, उसमें गवर्नर जनरल इंडिया बनाया गया था और उसको सारी पावर दी गई थी। वो पूरी प्रेसिडेंसी के उनसे लेजिस्लेटिव पावर थी वो भी छीन के गवर्नर जनरल को दे दी। इस प्रकार सेंट्रलाइजेशन का एंड पूरा पीक पे था सेंट्रलाइजेशन। बट इस एक्ट में क्या हुआ था? डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कैसे? मुंबई, जिसे बॉम्बे भी कहा जाता था उस टाइम में, तो बॉम्बे, मद्रास को जो प्रेसिडेंसी थी ना वहाँ पर, उनको लेजिस्लेटिव से रिलेटेड पावर भी दी गई थी। बंगाल है, मुंबई है, मद्रास है, उनको लेजिस्लेटिव से रिलेटेड पावर थी। उस टाइम में देना प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, देने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ कि अगर अभी राज्यों के पास पावर है, सेंट्रल के पास भी पावर है, अगर पावर का शेयर हो रहा है तो सेंट्रलाइजेशन ना होकर डिसेंट्रलाइजेशन इन, तो यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मीडियम विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जो कि 1773 से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था और 1833 पर ये चरम सीमा पर पहुंचा। बट यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो 1935 का एक्ट आता है 1935 का, वहां पर पूर्णतः डिसेंट्रलाइजेशन। इसका एक और फीचर है, इसने वायसरॉय को परिषद के कार्य संचालन के लिए और अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति। क्या किया गया था? इस एक्ट के बाद वायसरॉय को और अधिक पावर दी गई, जिससे वो और एक्ट बना सकता है। और इसी के द्वारा जो लॉर्ड कैनिंग ने एक सिस्टम लेकर किया है, लॉर्ड कैनिंग, जिसे पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली के तहत क्या होता था कि कोई भी अधिकारी है, कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर है, वो एक से अधिक पोस्ट पर भी काम कर सकता था। जैसे कि वो सदस्य भी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य है, वो और भी काम कर सकता है, किसी ऑफिस को ज्वाइन कर सकता है, तो एक से अधिक ऑफिस को ज्वाइन कर सकता था। ये पोर्टफोलियो प्रणाली थी। इसको भी मान्यता दे दी। कब दी थी? 1859 में ये कैनिंग लेके आया था और इस एक्ट के द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। इसने वायसरॉय था उसको आपातकालीन के टाइम में ऑर्डिनेंस जारी करने का भी आजाद है। ऑर्डिनेंस आज भी जारी होते हैं और उस टाइम में भी वायसरॉय को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दी गई। ये ऑर्डिनेंस थे मैक्सिमम 6 मंथ के लिए लागू होता था। चीजें समझ में आ गई। चलते अपने नेक्स्ट एक्ट की। हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो है 1892 का अधिनियम, जिससे 1892 का भारत शासन अधिनियम ने कह के, भारत शासन अधिनियम तो 1857 का था। ये अधिनियम है 1892 का भारत शासन अधिनियम, या नेक्स्ट अधिनियम है वो 1892 का एक्ट है। इसके फीचर के बारे में देखें। इस एक्ट में सेंटर और स्टेट यानी केंद्र और प्रांतों में जो एक्स्ट्रा मेंबर थे उनको ऐड करने की शुरुआत की गई। एक्स्ट्रा मेंबर जो नॉन गवर्नमेंट हो, गैर सरकारी सदस्य। तो इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि अभी बहुमत में तो, मेजोरिटी में तो कौन था? अभी भी गवर्नमेंट अधिकारी थे, गवर्नमेंट मेंबर थे, वही थे। बट इस एक्ट के माध्यम से धीरे धीरे क्या किया गया था? धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा मेंबर थे उनको ऐड किया गया, और ये एक्स्ट्रा मेंबर थे वो होंगे नॉन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के नहीं होंगे। नो गवर्नमेंट के नहीं है मतलब भारतीयों को शामिल करने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ में स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसके कार्यों में वृद्धि की गई। कार्यों की वृद्धि कैसे पता चलेगा? कि इसको बजट पर बहस करना, अब बजट पे डिस्कस कर सकते थे। और एग्जीक्यूटिव है उससे क्वेश्चन पूछ सकते थे, अब एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ कर उनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता था। इस प्रकार के भी प्रोसेस। ये एक क्या होता है? एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहराने का। अब अगर आप कार्यपालिका को क्वेश्चन पूछ सकते हो आज के टाइम में, कार्यपालिका को इस माध्यम से आप रेस्पॉन्सिबल बना सकते हो। तो ये रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे एक्ट में प्रोविजन किए जा रहे थे, जिससे भारतीयों को खुश किया जा सके। उस टाइम में तो वो चल ही रहा था, बैकग्राउंड में आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही हुआ क्या क्या चल रहा था कि कांग्रेस बन चुकी है, अब वो दबाव भी बन रहा है, तो धीरे धीरे उनको खुश करने के लिए कुछ तो देना पड़ता है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रोविजन के द्वारा खुश करने का प्रयास किया। साथ ही साथ में केंद्रीय विधान परिषद,
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जो एक्स्ट्रा मेंबर ऐड करने थे, जो नॉन गवर्नमेंट के होंगे, उनको ऐड करने के पावर है वो भी वायसरॉय को दी गई थी। और इनडायरेक्टली यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा मेंबर ऐड करने थे, जो गैर सरकारी सदस्य थे, वो ऐड कौन करता था? उनको नॉमिनेट करने की पावर किसके पास थी? इनको नॉमिनेट करने की पावर थी, वो थी वायसरॉय के पास में। वायसरॉय उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉमिनेट करता था। ये नॉमिनेशन के लिए हालांकि चुनाव शब्द का इस्तेमाल तो नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे एक तरफ से देखा भी जा सकता है कि इलेक्शन का काम हो रहा था, इलेक्ट करने का काम हो रहा था। डायरेक्टली तो आप नहीं कहोगे चुनाव शब्द का इस्तेमाल हुआ था, पर फिर भी थोड़ा बहुत चुनाव का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट अधिनियम। हमारा नेक्स्ट अधिनियम है 1909 का अधिनियम, जिसे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम। इसमें जो फीचर है, इसने भारत की पूरी सूरत ही बदल के रख दी। कैसे? इस अधिनियम की फीचर की बात करने से पहले जान लेते कि ये अधिनियम क्यों लाया गया था, इसकी विशेषता क्या थी, ये अधिनियम क्यों लाया गया था, इसके बारे में हम जानते हैं। दरअसल क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तब उसके बाद में ब्रिटिशर को लगा कि ये जो सारा षड्यंत्र हुआ ना, ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग तो षड्यंत्र ही था ना, रिवॉल्ट हुआ था वो, तो इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है मुस्लिम। तो उन्होंने उसके बाद में काफी मुस्लिम को प्रताड़ना दी, पर धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों यूनाइट थे। तो जैसे ब्रिटिशर को रियलाइज हुआ ना कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट है, तो ब्रिटिशर चाहते थे कैसे भी करके इनको तोड़ा जाए। और इनको तोड़ने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ऐसे एक्ट में प्रोविजन करना स्टार्ट कर दिया कि वो फूट डालो राज करो वाली नीति इन्होंने वापस अपनाई। और इसी के तहत जो ये एक्ट आया था, उसमें कुछ ऐसे भी प्रोविजन थे जिन्होंने भारत की सूरत सब कुछ बदल के रख दी, जिसका परिणाम हम आज भी भुगतते, जिसे कहते हैं अपन कम्युनलिज्म की शुरुआत, सांप्रदायिकता की शुरुआत। तो वो इस एक्ट में हो गई थी। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो इस अधिनियम को मार्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मार्लेमेंटो क्यों मार्ले उस टाइम में भारत के सचिव थे, मिंटो वायसरॉय थे। तो इसका प्रोविजन की बात करें तो इसमें क्या किया गया था, जो सेंटर यानी केंद्र और स्टेट एंड प्रोविजन, केंद्र और प्रांतों में जो इसका आकार था विधान परिषदों का, स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर, इनकी जो मेंबर संख्या थी वो उसे बढ़ा दिया गया था। सेंटर में पहले 16 मेंबर थे, उसकी संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। और स्टेट जो विधान परिषद थी उनकी संख्या अलग अलग थी, क्योंकि कई स्टेट की संख्या कम थी, कईयों की ज्यादा थी, लेकिन सब में बढ़ा दी गई। तो पहला इसका प्रोविजन क्या था, इसने केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि कर दी। केंद्र परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 कर दी, और स्टेट जो लेजिस्लेचर थे उनकी संख्या एक समान नहीं थी, अलग अलग थी। साथ ही साथ केंद्र में अभी भी सरकारी बहुमत, तो गवर्नमेंट मेंबर थे ना जो अंग्रेज थे, उनका बहुमत था, उनकी मेजोरिटी थी। बट स्टेट में नॉन गवर्नमेंट मींस इंडियन का बहुमत धीरे धीरे, इंडियन में इनडायरेक्टली इनकी थी, बट उनको बहुमत में रखा गया, उनको मेजोरिटी दी गई। तो सेंटर में अभी भी गवर्नमेंट की मेजोरिटी थी, स्टेट में नॉन गवर्नमेंट का समझ आना कि इंडियन, गवर्नमेंट मींस ब्रिटिशर है, ठीक है, तो उनको मेजोरिटी में रखा गया। साथ ही साथ इन दोनों स्तर पर विधान परिषदों में देखो, आप सेंटर में भी अब धीरे धीरे क्वेश्चन पूछ सकते हो, अनुपूरक क्वेश्चन, मतलब आपको क्वेश्चन पूछा, सामने आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और बजट पे आप अपना वक्तव्य रख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ये कहीं प्रोविजन धीरे धीरे स्टार्ट होने, रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो पहले एक्ट में भी हमने पढ़ा है कि वहाँ पे भी 1892 के एक्ट में भी धीरे धीरे प्रोविजन स्टार्ट होते, जहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते थे। यहाँ पर क्वेश्चन का दायरा और भी बढ़ा दिया गया, और भी क्वेश्चन बना के किसी भी प्रकार के रेस्पॉन्सिबल आप ठहरा सकते थे। तो ये प्रोसेस आगे बढ़ ही रहा था। इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय को वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में अटैच करने का मौका। पर पहले क्या हुआ था, जो 3 बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सरदिनकर राव को शामिल किया गया था, तो उनको शामिल किया गया था जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं, उनको लेजिस्लेटिव विधान परिषद में शामिल किया, बट इनको कार्य परिषद में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो कि वायसरॉय। तो पहले भारतीय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जिनको शामिल किया था वायसरॉय की कार्यपालिका परिषद। और इन्हों लॉ सदस्य, लॉ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे, लॉ मेंबर बनाया था, विधि सदस्य बनाया था। इस अधिनियम का सबसे घटिया फीचर बोला जाए वो, इस जो प्रोविजन है इसने सब कुछ बदल के रखा था, वो था सांप्रदायिक कम्युनलिज्म। वो जो मिंटो थे उनको कम्युनलिज्म का जनक भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। मुस्लिम अलग वोट कर सकते हैं, और मुस्लिम मेंबर है उस सीट पर मुस्लिम खड़ा होगा, और उसको वोट भी मुस्लिम ही कर सकते, कोई दूसरा धर्म का लोग उसे वोट नहीं कर सकते। इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, और सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। इसने जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व की प्रावधान रखे ताकि उनको अपने सपोर्ट में। इसके बाद का एक्ट था वो था 1990 का 1919 का एक्ट, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 अधिनियम भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉन्टेग सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसरॉय थे।
जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। समझ में आ गया। अब ये क्यों लाया था? गांधी जी एंटर कर चुके हैं, वर्ल्ड वॉर हो चुका है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो चुका है, भारतीयों को लगा था कुछ रिफॉर्म किए जाएंगे, तो इस रिफॉर्म के लिए वो वेट करते, क्योंकि भारतीयों ने सपोर्ट भी किया था, इंडिया ने काफी सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिशर का काफी सपोर्ट किया था। तो उनको उम्मीद थी कि ब्रिटिशर अब तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे और हमें एक खुद की गवर्नमेंट, उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना करने की कोशिश की जाएगी, उत्तराधिकारी गवर्नमेंट स्थापित की जाएगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक्ट लाया गया था, बट इसमें कुछ खास हुआ नहीं, वो आपको समझ में आ ही जाएगा। उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना की जाएगी, तो बट हुआ नहीं था ऐसा कुछ। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसके प्रोविजन की बात करें तो इसने केंद्रीय और प्रांतीय, मतलब सेंट्रल और स्टेट के लिए अलग एक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई। सेंट्रल सब्जेक्ट की लिस्ट अलग होगी, स्टेट सब्जेक्ट की लिस्ट अलग होगी। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें अलग अलग कर दिया, उनको सेपरेट कर दिया। केंद्रीय विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है, स्टेट विषय पर स्टेट कानून, मतलब राज्य विषयों पर राज्य कानून बना सकता है। और इन विषयों पर अपने अपने कानून बनाने का अधिकार तो दे दिया, बट इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर था ना, वो अभी भी यूनिटरी था। जैसे अभी भारत को यूनिटरी नहीं कहा जाता है, भारत को संघीय शासन, एकात्म शासन नहीं कहा जाए, संघीय कहा जाए, यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाए, बिकॉज भारत में स्टेट के पास पावर है, सेंटर के पास पावर, दोनों अपनी अपनी सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। उस टाइम में ऐसे प्रोविजन तो कर दिए थे, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगा, बट इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा हुआ तो वो आपको यूनिटरी ही दिखेगा। इसने प्रांतीय विषयों को भी, जो प्रांतीय सब्जेक्ट थे उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। कैसे? एक तो थे ट्रांसफर यानी हस्तांतरित, दूसरे से आरक्षित या रिजर्व। अब जो हस्तांतरित या ट्रांसफर विषय थे ना, वो तो गवर्नर उस पे कानून बनाएगा या फिर उस पे जो गवर्नर है वो काम करेगा। बट गवर्नर काम कैसे करेगा? तो किन लोगों की सहायता से काम करेगा? तो इस पे जो गवर्नर काम करेगा वो उन मंत्रियों, उन मिनिस्टर की हेल्प से करेगा जो विधान परिषद के प्रति, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो। मतलब एक हस्तांतरित विषय थे ना, ट्रांसफर विषय, जिसपे कानून बनाएगा कौन बनाएगा, या जो भी काम करेगा वो गवर्नर करेगा। और गवर्नर कार्य करेगा तो किससे पूछ के करेगा, किसकी हेल्प से करेगा? तो वो मिनिस्टर की हेल्प से करेगा। और वो मिनिस्टर है वो स्टेट लेजिस्लेचर, प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। इनडायरेक्टली वो तो गवर्नर के ही होंगे ना। तो यहाँ पे भी गवर्नर सुपीरियर है। और दूसरे थे आरक्षित या रिजर्व विषय। अब रिजर्व जो सब्जेक्ट था उसमें तो गवर्नर कानून बनाएगा, और इसमें जो गवर्नर कानून बनाएगा उसमें गवर्नर किसकी हेल्प लेगा? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। दो चीज आपको समझ में आती है, कार्यपालिका और विधान परिषद। विधान परिषद में कौन होते हैं? अभी जो संसद की बात करो, संसद में सब है, विपक्ष है और सत्ता पक्ष है, दोनों ही है, तो उसे विधान परिषद भी बोल सकते हो आप एक प्रकार से। उसमें रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है क्योंकि सब अपने नहीं है, सब आपके नहीं है। बट कार्यपालिका की बात करो, कार्यपालिका भी मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो एक प्रकार की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है। तो वहाँ उनके मोदी जी के जो भी अंडर में है वो तो उनका कहना ही मानेंगे ना, तो उनको आप रेस्पॉन्सिबल कैसे ठहराओगे? तो रिजर्व सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा? तो रिजर्व सब्जेक्ट पे वो जो गवर्नर वो कानून बनाएगा, तो उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए कौन है, या वो किसकी हेल्प से करेंगे? तो वो एग्जीक्यूटिव मेंबर की हेल्प से करेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से। तो वो तो उसमें खुद के ही है, इनडायरेक्टली सारी पावर गवर्नर के हाथ में आ गई है। अब गवर्नर मन चाहे वो कर सकता है। तो कहने का मतलब तो ये रिफॉर्म था, बट इसका फायदा तो कुछ नहीं हो रहा था ना, कर तो सारा गवर्नर रहा है ना, कर तो सारा गवर्नर रहा। समझ में आ रही है आपको? तो इसीलिए भारतीय इससे नाराज हो गई। आप कह तो रहे हो हमने रिफॉर्म कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली पावर तो आपके साथ में रखती हो। इंपॉर्टेंट पावर थी वो रिजर्व सब्जेक्ट में रखती, जैसे कि किसी दूसरे स्टेट से डील करनी हो और इंटरनेशनल मुद्दे हो, बड़े बड़े जो भी मुद्दे थे वो रिजर्व में रख लिए। छोटे मोटे मुद्दे थे वो ट्रांसफर में रखती, जिसका कुछ महत्व नहीं था। वहां पे भी गवर्नर ही सुपीरियर है। तो इस प्रकार से दोहरी शासन व्यवस्था या डायरकी की शुरुआत हुई थी। डायरकी की शुरुआत कब हुई थी? वो भारत में 1990 के एक्ट में 1919 के एक्ट में, इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। हालांकि यह असफल होनी थी, भारतीय सपोर्ट ही नहीं करेंगे। और इसका तीसरा प्रोविजन ये था कि इसने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट करी। द्विसदनीय कैसे? और इसके साथ द्विसदनीय व्यवस्था को जानने से पहले इसमें यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी व्यवस्था प्रारंभ की। द्विसदनीय, एक लोकसभा, राज्यसभा, ये दो सदन हो गए। तो भारत में दो सदन की व्यवस्था कब से स्टार्ट हुई थी? वो 1990 के एक्ट में, मतलब 1919 के एक्ट में हुई। और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन की भी प्रावधान हुआ था। बट दोनों में जो बहुसंख्यक था ना, उनका जो इलेक्शन होता था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता। समझ में आ गई? भारत में दो द्विसदन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम में हुई थी। और
यहाँ पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन की भी व्यवस्था है, वो भी 1919 के अधिनियम में। और दोनों जगह बहुसंख्यक सदस्य है, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता था। इसके साथ साथ वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 सदस्य वो भारतीय होना जरूरी है। वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर में से 3 का भारतीय होना जरूरी है। कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ है वो भारतीय नहीं हो सकता, वो तो ब्रिटिशर ही होगा। तो सुधार तो ला रहे थे, बट आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली तो वो खुद को चीफ मतलब हेड बना के रख रहे हैं। और सांप्रदायिकता के आधार पर फिर भी बांटा गया था, पहले मुसलमानों को बांट लिया, अब सिख है, भारतीय ईसाई है, एंग्लो भारतीय है, यूरोपीय है, इनके लिए भी सेपरेट इलेक्शन की डिमांड कर दी। नेक्स्ट इसमें जो अब बात करोगे यहाँ तो कितना अच्छा हुआ था, इसमें मताधिकार का भी, वोटिंग राइट भी दे दिए गए। बट वोटिंग राइट दे किसे रहे हैं, वोटिंग राइट दे रहे हैं ये किनको, जो एक तो उनके पास में प्रॉपर्टी अच्छी है, वो टैक्स जमा करवाते हैं, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छा है, उनको मतलब कुछ ही लोगों को दिया जा रहा है। नाम तो वोटिंग राइट यूज कर रहे हैं, बट दे किसको रहे, कुछ ही लोगों को दे, जो बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, रीच है, उनको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, बहुत पैसे वालों को तो कुछ सीमित लोगों को ही वोटिंग राइट दिया गया। इस कानून में भारत की तरफ से एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। ये उच्चायुक्त कार्यालय कहाँ होगा, लंदन में होगा। इसको क्या काम किया जाए, ये क्या काम करेगा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से काम करेगा। कौन से काम करेगा, जो भारतीय सचिव को दिए गए थे उसके थोड़े सचिव के काम बांटकर इनको दिए जाने लगे। किसको, जो उच्चायुक्त है वो कार्यालय लंदन में होगा। ठीक है, इसके साथ साथ में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में ओपन सिविल सेवा का एग्जाम करवाना था, तो वो करवाने के लिए लोक सेवा आयोग की गठन की गई। और 1926 में सिविल सेवा की भर्ती के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया 1926 में। इसने पहली बार केंद्रीय सेंट्रल बजट को स्टेट बजट से अलग कर दिया। सेंट्रल बजट अलग होगा, स्टेट बजट अलग होगा। ये तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी सुधार का काम किया गया था। और एक ये प्रोविजन याद रखना, ये प्रोविजन आगे भी काम आएगा। वैधानिक आयोग का गठन किया। ये वैधानिक आयोग है, हर 10 साल बाद में भारत में उत्तरदायी सरकार है वो बनाई जा सकती, नहीं जा सकती, या जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए 10 साल बाद में पुनः अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो 10 साल के लिए वैधानिक आयोग की गठन, जो साइमन कमीशन आएगा वो इसी वैधानिक आयोग के कारण आया था। जो 10 साल बाद में आएगा, भारत में 10 साल में क्या क्या काम हुआ है उसकी जांच करेगा। इस आधार में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। अब जानते हैं अपन साइमन कमीशन के बारे। साइमन कमीशन को 1927 में 1927 में, यानी कि कब आना था, 1919 में एक्ट लाया था, तो 10 साल के लिए 1929 में होता, 1929 में, बट इसको लाया गया था 1927 में, 1927 में लाया गया था। बिकॉज भारत में कुछ स्थिति ऐसी थी वो उस टाइम में बिगड़ गई थी, तो उसको सुधार करने के लिए, कुछ भारतीयों को प्रलोभन देने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। अब इसका काम क्या था, ये नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाएगा, भारत में किस प्रकार से काम हो रहा है। इसका नेतृत्व सर जॉन साइमन द्वारा किया जा रहा था। और इसमें जो मेंबर थे इसके सारे के सारे ब्रिटिशर थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसकी घोषणा की गई। आयोग के सभी मेंबर ब्रिटिशर थे, इसलिए सभी दल, जितने भी भारत में जो दल थे, पार्टियां थी, उन्होंने सभी ने इसका बहिष्कार किया। किसी को भी पसंद है कि भारतीय एक भी नहीं है, वह कैसे काम करेगा। ये भारत में संविधान की स्थिति का, भारत में ही संविधान की स्थिति का पता लगाना है, लेकिन कोई भी भारतीय नहीं है, तो कैसे पता लगाओगे आप। 1930 में 1930 में इसमें जो ये आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में कहा कि द्वैध शासन प्रणाली, राज्य सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की इसने सिफारिश। क्या क्या जारी रखने की, द्वैध जो शासन प्रणाली है दायर की, उसे चालू रखो, साथ में राज्य सरकार उसका विस्तार किया जाए, उसको और एक्सपेंड किया जाए। ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, जो ब्रिटिश भारत संघ वो ब्रिटिश द्वारा होना चाहिए। और कम्युनलिज्म इलेक्शन है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन, उसकी व्यवस्था को भी जारी रखे। आयोग के प्रस्ताव का विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से, ब्रिटिश और भारत की ओर से रिप्रेजेंटेटिव के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए थे। आयोग ने सिफारिशें दी थी इस पे चर्चा करने के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 राउंड टेबल सम्मेलन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें अब कौन कौन शामिल होता है वो बाद में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, उसमें देख लेना एक बार। इन सम्मेलनों में चर्चा हुई के आधार पर संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर रिलीज किया गया। जो भी समय 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इनमें जो भी आउटकम निकले थे उसके आधार पर एक संवैधानिक कैसे सुधार किए जा सकते हैं उनका एक व्हाइट पेपर रिलीज किया गया था, जिससे ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति के सुधारों के आधार पर 1935 का एक्ट रिलीज किया गया। अब 1935 का एक्ट आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या हो रहा है, साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन ने अपनी सिफारिशें दी, सिफारिशों के आधार पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ भारतीयों ने सब, इसका पहले गांधी जी भी गए थे, कांग्रेस भी इसने ज्वाइन करी थी, कांग्रेस द्वारा भी ज्वाइन की, फिर बाद में कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि गांधी जी को वहां इज्जत नहीं दी गई थी। इसके बाद में जो भी इसका आउटकम निकला, आउटकम के आधार पर एक व्हाइट पेपर रिलीज किया गया।
उस पेपर पर चर्चा हुई ब्रिटिश समिति में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में समिति जो थी, प्रवर समिति अलग से, उस पर डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के आधार पर भारत में कुछ सिफारिशें की गई कि भारत में किस प्रकार से सुधार किए जाने चाहिए। उसी सुधारों के आधार पर जो एक्ट बना वो था 1935 का एक्ट। अब 1935 के एक्ट को जानने से पहले अपन एक बार कम्युनल अवार्ड है, सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में क्या किया, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना बनी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1932 में भारतीयों को बांटना था कुल मिला के, इसी को टारगेट करते हुए। तो आप घटना देख रहे होंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से गांधी जी ने, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया था, नमक यात्रा, दांडी यात्रा करी थी। इन सब को दबाने के लिए, हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी उसे कम करने के लिए, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम के मैकडोनाल्ड, उन्होंने 1932 में जो अल्पसंख्यक थे ना, उनको अपने पक्ष में लेने के लिए, इनडायरेक्टली उनको पक्ष में लेना है, पर क्या करें, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक योजना बनाई। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। इस अवार्ड में न सिर्फ केवल मुस्लिम थी, बल्कि सिख है, ईसाई है, यूरोपियन है, आंग्ल भारतीय है, सबके लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की। साथ ही साथ दलितों को भी, ये देखना आपने देखा होगा पूना पैक्ट हुआ था, वो इसी का परिणाम था, दलितों को भी इसमें शामिल किया गया। दलितों के लिए भी अलग से व्यवस्था हुई। इसलिए गांधी जी बहुत दुखी हुए, और गांधी जी जो दलितों के लिए थे उससे काफी दुखी थे। दलितों के लिए अलग नहीं होने चाहिए, दलित हिंदू में ही शामिल, ये उन्हीं के परिणाम थे, दलित तो हिंदू में शामिल है। गांधी जी दुखी हुए, उन्होंने, गांधी जी ने पूना पैक्ट किया, अनशन पर बैठे। कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। और इसी के बाद में जो दलित थे वो हिंदू में शामिल हुए और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, बट जो सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था थी इसे तोड़ दिया। ये अच्छी चीज हुई, नहीं तो दलित और मतलब काफी डिवाइडेशन आ जाता था। ठीक है, ये बात। अब चलेंगे अपन भारत शासन अधिनियम 1935 के, काफी संवैधानिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट एक्ट था। इसके जो फीचर है, इसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कई सारे पार्ट है वो यहीं से उठाया गया था। तो ये भारतीय पूर्ण उत्तरदायी, मतलब पूर्ण रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ठहराने के लिए काफी एक मील का पत्थर साबित हुआ सक्सेसर गवर्नमेंट के लिए। और लंबा दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थी, सेक्शन 321 थी, 10 इसमें शेड्यूल थे। तो जान लेते हैं इसकी विशेषता के बारे में। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, पूरा एक यूनियन की स्थापना की, जिसमें राज्य होंगे, रियासतें होंगी, उनको एक यूनिट माना गया। एक राज्य मतलब प्रोविंस और रियासतें, उनको एक यूनिट की तरह माना गया। इस अधिनियम ने न केवल केंद्र और राज्य के बीच में, बल्कि अलग अलग 3 सूचियां बनाई। एक सूची थी जिसमें 59 सब्जेक्ट थे, जो सेंटर्स या संघीय सूची, यूनिटरी सूची, यूनियन सूची कहा जाए, यूनियन लिस्ट कहा गया। दूसरी स्टेट लिस्ट जिसमें 54 सब्जेक्ट थे, ये याद रखना। यूनियन लिस्ट जिसमें 59 है, स्टेट लिस्ट जिसमें 54 सब्जेक्ट है। और तीसरी है समवर्ती। समवर्ती मीन्स यूनियन और स्टेट के बीच की है, बट इसका जो मेन मतलब कभी कोई डिबेट हो गई, कोई दिक्कत आ गई, तो इसमें यूनियन का कानून प्रिवेल होगा। अभी भी है ना समवर्ती सूची। समवर्ती सूची है, इसमें 36 सब्जेक्ट थे। इस प्रकार से शक्तियों का जो पावर थी उसको बांटा गया अलग अलग से, और जो अलग से शक्तियां थी, जो कुछ इसमें जिसमें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, जिसे एक्स्ट्रा शक्ति कहा जाता है, एक्स्ट्रा पावर कहा। तो आज भी एक्स्ट्रा पावर किसके बीच में है, कौन इसको हैंडल करेगा? एक्स्ट्रा पावर वही यूनियन गवर्नमेंट करती। उस टाइम में जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वॉइसरॉय को दी गई थी। हालांकि संघीय जो ये व्यवस्था थी, यूनियन सिस्टम, ये कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि इससे पहले ही देशी रियासतें वगैरह थी और भी प्रोविंस थे, उन्होंने इनकार कर दिया गया, इसलिए ये कभी व्यवस्था आई नहीं थी, बट ऐसी प्रोविजन किए गए थे। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। प्रांतों में चल रही द्वैध शासन व्यवस्था, डायरकी चल रही थी, उसको समाप्त कर दिया था। अब प्रांत पूर्णतः स्वायत्ता मतलब इंडिपेंडेंट, स्वायत्ता से काम कर सकते। राज्यों को अपने दायरों में रहकर कर स्वायत्ता तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। राज्य भी है, वो अपने जो दायरे थे उसमें रह के भी अलग अलग टाइप से शासन कर सकते थे। जैसे कि राज्यों में उत्तरदायी सरकार की किसी भी प्रकार से स्थापना की जा सके। राज्यों में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना का इन्होंने प्रयास किया, यानी गवर्नर है वो राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक कर दिया। देखो क्या होता है, आज भी गवर्नर किस पे काम करेगा? गवर्नर एड एंड एडवाइस पे काम करता है। उस टाइम में गवर्नर था वो चीफ मिनिस्टर के बराबर, ठीक है। अब वो एडवाइस वो कैसे काम करेगा? पहले तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आधार पे करता था, और रिजर्व लिस्ट और ट्रांसपोर्ट लिस्ट थी, तो कुछ ज्यादातर कानून उसके पास थी, ज्यादातर ताकत उसी के पास थी। लेकिन अब जो गवर्नर काम करेगा वो काम करेगा दायरे में रहकर। स्टेट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मिनिस्टर है, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल के जो मिनिस्टर है, उनकी सलाह से, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग गवर्नर को काम करना। तो इस प्रकार से गवर्नर को रेस्पॉन्सिबल ठहराने का काम स्टार्ट कर दिया गया। ये व्यवस्था 1937 से शुरू हुई, लेकिन इसको जल्दी समाप्त कर दिया, 1939 में से समाप्त कर दिया। काफी राज्य इससे माने, कहीं तो राज्य विधानसभा भी भंग हो गई थी, विधान परिषद भी भंग हो गई थी।
इसने केंद्र में द्विज शासन व्यवस्था केंद्र में अब हायरार्की, स्टेट में हायरार्की को खत्म कर दिया है, बट ये व्यवस्था है वो केंद्र में यूनियन में स्टार्ट कर, एक ट्रांसफर्ड एक रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड वॉइसरॉय के बाद वॉइसरॉय के अधीन होंगी जो कि मिनिस्टर की हेल्प से काम करेगा, और जो रिजर्व्ड है उस पर वॉइसरॉय काम करेगा, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से काम, सेंट्रल में हायरार्की। बट ये भी प्रोविजन कभी लागू नहीं हुआ। साथ ही साथ में 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब लोकसभा राज्यसभा था, तो यहाँ विधान परिषद और विधानसभा की शुरुआत हुई। 11 वहाँ पे प्रोविंस थी उस टाइम में, उसमें से 6 जो प्रोविंस थे वहाँ पर इस प्रकार की सिस्टम यानी द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। ये 6 प्रोविंस कौन सी थी? बंगाल है, बम्बई है, मद्रास है, बिहार है, संयुक्त प्रांत है, असम है। इन 6 में इस प्रकार की सिस्टम स्टार्ट की थी, बट कई प्रकार के इसमें प्रतिबंध थे। तो सिस्टम बना दी, द्विसदनीय व्यवस्था तो बना दी गई, पर इसमें प्रतिबंध बहुत सारे, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थी, जिससे अच्छे से ये काम हो नहीं पाए। देखो बहुत सारे सुधार किए गए थे, बट इनडायरेक्टली इनको कब्जे में रखा है। दिखाने के लिए तो बहुत सारे किए, बट उसमें आज भी है ना, हमारे पास फंडामेंटल राइट है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। तो सेम वैसे ही होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तब भी लगाए जाते हैं। कुल मिला के कब्जे में तो वही रखना चाहते थे, छोड़ने की व्यवस्था नहीं थी उनकी, पूरा राज्य देख के भाग जाए ऐसा नहीं था उनका। और इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए सेपरेट इलेक्शन की भी व्यवस्था करी थी, जिससे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था जो थी उसका भी विस्तार हुआ था। गांधी जी नहीं चाहते थे, बट इन्होंने अलग इनके लिए भी सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था की थी, इलेक्टोरल अलग से इनका इलेक्शन होगा, ठीक है। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित जो परिषद हुआ था, भारत परिषद, 15 मेंबर थे जिनमें भारत सचिव की हेल्प के लिए, उसको समाप्त कर दिया था। और जो भारतीय सचिव जो था उसको हेल्प के लिए सलाहकार की टीम थी इंग्लैंड में, उसे भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसने जो वोटिंग राइट था उसका विस्तार किया, पहले कुछ ही लोगों को दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें 10% जन जो उस टाइम में पॉपुलेशन थी उसको वोटिंग राइट दिया गया। पहले बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट भी बढ़ा दिया। साथ ही साथ में इसमें देश की मुद्रा मतलब करेंसी और जो बैंक वगैरह होती है उस पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई की काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आरबीआई की स्थापना कौन से एक्ट में? तो 1935 के एक्ट में आरबीआई, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे देश थे, जैसे यूएसए में वो क्राइसिस पे आ गए थे, जर्मनी में क्राइसिस आ गए थे, उसको देखते हुए आरबीआई की स्थापना भी की। इसके लिए कमेटी आरबीआई को आप पढ़ोगे इकोनॉमी तब आपको समझ में आएगा आरबीआई की स्थापना क्यों हुई थी, बैकग्राउंड आप समझ आना। आरबीआई की स्थापना इसी एक्ट के तहत 1935 के एक्ट में आरबीआई की स्थापना। और केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बाकी प्रांतीय आयोग के लिए भी स्थापना की। देखो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना पहले 1990 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में हो चुकी है, जो 1926 में स्थापना, पर इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तो स्थापना है ही है, साथ में स्टेट पब्लिक सर्विस प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की। तो 2 से 2 अधिक राज्य, मतलब 2 राज्यों के लिए एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो काम कर नहीं सकता, तो उसके लिए भी संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना, यानी केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना तो नहीं की, इसके अलावा भी प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना की, और 2 राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। और एक इम्पोर्टेंट और भी फीचर है, इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, संघीय न्यायालय, जो आज का सुप्रीम कोर्ट उस टाइम में संघीय न्यायालय था, यूनियन कोर्ट जिसे कहा जाता है, तो उसकी भी स्थापना इसी में। आरबीआई आप याद रखना, यूनियन कोर्ट याद रखना, और संघ लोक सेवा आयोग तो है ही, तो पहले बन चुका था, पर इसके साथ साथ में जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना इसमें हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वोटिंग राइट 10% मिला था, वो इसी एक्ट के तहत मिला था, और जो परिषद की टीम थी उसे हटा दी थी, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वो पहले मिल चुका था, ये भी इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्था ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी हुई थी, बट यहाँ 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था हो रही है। और द्विज शासन दायर की, सेंटर में दायर की व्यवस्था है, वो इसी एक्ट में थी। तो ये चीजें कुछ अच्छी, जो स्टेट में जो दायर की थी उसे समाप्त कर दिया गया था, ये अच्छा फीचर इसे याद करो। 3 लिस्ट बनाई गई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची, 3 लिस्ट थी, उसको भी याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा लास्ट एक्ट है, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडिपेंडेंट एक्ट। बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है हमारे लिए, जिससे आज हम आजादी से रह रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने घोषणा की 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन भारत में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता का उत्तरदायित्व भारतीय हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद में मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया, भारत में विभाजन की बात की। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसको स्वीकार नहीं करेगा। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इस प्रकार इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग उन्होंने स्वीकार कर लिया, और भारत शासन अधिनियम 1947 बनकर उभरा। देखो बैकग्राउंड आपको हिस्ट्री देख के समझ में आ जाएगा, बैकग्राउंड यहाँ पे इतना है नहीं। एक क्लाइमेट जो माउंटबेटन योजना है, 3 जून की योजना है,
और काफ़ी सारी उस टाइम में लिप्स कमीशन वगैरह, बहुत सारे कमीशन वगैरह आए थे, तो बैकग्राउंड वो चल ही रहा था। इन सब को देखते हुए फाइनली ब्रिटिश भारत से जाना चाहते थे और उन्होंने इसी परिस्थिति में भारत शासन अधिनियम निकाला। अब उसकी विशेषता देख लेते हैं। इस अधिनियम ने ब्रिटिश राज का समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 से भारत एक स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। ठीक है, इसने भारत का विभाजन दो स्वतंत्र, एक तो इंडिया होगा, एक पाकिस्तान होगा, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसरॉय का जो पद था उसे समाप्त कर दिया। इसकी जगह गवर्नर जनरल का पद का सृजन हुआ, जो भारत की ओर से थे, और जो एक भारत की ओर से होगा, एक पाकिस्तान की होगा। जो कैबिनेट की सिफारिश की, जो ब्रिटिश ताज की सिफारिश से बना था, बट उसका माने न माने वो इस पर डिपेंड करता, इसका कोई नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश ताज का इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसने डोमिनियन राज्यों को, संविधान सभाओं को अपने देशों में संविधान बनाने की और किसी भी संविधान को चेंज करने की, अपनाने की, छोड़ने की पूर्णतः शक्ति देगी। आपको किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। और दोनों डोमिनियन, दोनों मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों को ही संविधान सभाओं की ये शक्ति प्रदान की गई थी कि वो अपने अपने क्षेत्रों में विधानसभा बनाए, उन पे कानून लागू करे और कोई भी पुराने एक्ट है उनको खारिज कर सकते थे। 15 अगस्त 1947 के बाद में ब्रिटिश संसद ने पारित कोई भी कानून है वो भारतीय पर लागू नहीं होगा। अगर वो नहीं चाहेंगे तो उन पे कोई लागू नहीं होगा। इसने जो भारत सचिव का पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया था। और साथ ही साथ 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश जो रियासत थी, भारत रियासत, उसकी संपूर्ण जिसपे ब्रिटिश का अधिकार था उसको भी खत्म कर दिया गया। और आदिवासी क्षेत्र के साथ में जो भी समझौता उसे भी खत्म कर दिया गया। इसने भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी, वो चाहे तो भारत में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिपेंडेंट। इस अधिनियम ने ये व्यवस्था की संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन है वो उस प्रकार से अपना शासन चला सकता है, जैसे भारत शासन अधिनियम 1945 में वर्णित कानून है या जो प्रोविजन किया उस प्रकार से अपना शासन चला सकता है। नहीं तो वो चाहे वैसे शासन चला सकता है। इस पे ब्रिटिशर का कोई अधिकार नहीं, वो चाहे वैसे कर सकता है। इसने ब्रिटिश जो शासक है उसके विधेयकों है, उसके जो मताधिकार है उस सबसे वंचित कर दिया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पे किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं है। ब्रिटिश सरकार इससे पूरी तरह से अलग हो गई। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल है और प्रांतीय गवर्नर जनरल है उसको पूर्ण संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। अब जो गवर्नर है वो नियुक्त होंगे, जो भारतीय है वही इसकी प्रमुख होगी और जो कार्य करेंगे, जो मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उनकी एड एंड एडवाइस पे कार्य करें। और भारत सम्राट जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया। और भारत के राज्य सचिव थे वो सिविल सेवकों की नियुक्ति करते थे, अब इस प्रणाली को भी समाप्त कर दिया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को सिविल सेवा कर्मचारी को वही सुविधा मिलती रहेगी जो पहले प्राप्त की। वो चाहे तो चेंज कर सकते, बट अभी तक वही सुविधा मिलती रहेगी। 14 अगस्त और 15 अगस्त को मध्य रात्रि दो नए राज्यों का जन्म हुआ, दो नए देशों का जन्म हुआ, जिसे भारत और पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रथम गवर्नर जनरल बने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन। 1946 में संविधान सभा बनी थी, जिस संविधान को इन्होंने फॉलो किया था। तो इस डिस्कशन में इतना ही था। आज हमने फाइनली पहला टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समाप्त किया। कल से हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।